हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसएरा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपकी प्रीवियस ईयर की परीक्षा जो हो चुकी हैं, जैसे कांस्टेबल की परीक्षा, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा, उन सभी में जो भी संविधान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी को आज हम इस लेक्चर सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर सीरीज का ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है और कुल मिलाकर इसमें 10 लेक्चर बनाए जाएंगे, जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी संविधान से आए हैं उन सभी को इन वीडियोज में कवर किया जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। आज का टॉपिक भारत का संवैधानिक विकास एवं संविधान, जिसके अंतर्गत प्रथम प्रश्न है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिनमें महिलाओं की संख्या थी। तो आपके सामने ऑप्शन है 30, 20, 15 और 25। तो देखो 284 सदस्यों में से जो महिलाओं की संख्या थी वो थी 15, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो हमारी संविधान सभा थी उसके अंतर्गत कुल मिलाकर 389 सदस्य थे। इनमें से 24 जनवरी 1950 की जब संविधान सभा का अंतिम सत्र हुआ था, उस दिन 284 सदस्यों ने इस पर साइन किए थे और उनमें से 284 में से 15 महिलाएं शामिल थी। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो संविधान सभा में 389 सदस्यों की संख्या थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें केवल 211 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था। 211 सदस्यों ने पार्टिसिपेट इसलिए किया था क्योंकि मुस्लिम लीग जो थी उसने इस बैठक का बहिष्कार किया था। अन्यथा जो अगर ये लोग भी साथ देते तो 389 सदस्यों में से इनकी संख्या बढ़ जाती। तो 389 में से कुल मिलाकर 211 सदस्यों ने प्रथम बैठक में हिस्सा लिया था। तो प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। इस सभा में वरिष्ठतम सदस्यता के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी यानी कि टेम्पररी अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन ठीक 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। यानी कि जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे वो टेम्पररी थे, जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक इसके बाद 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया और ये निर्विरोध अध्यक्ष बनाए गए। जबकि समिति के 2 अन्य उपाध्यक्ष भी थे, जिनका नाम था डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णाचारी। ये दोनों के दोनों संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। तो आपको इन सभी नामों को ध्यान रखना है कि डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णाचारी ये दोनों उपाध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष बने 11 दिसंबर 1946 को। जिस दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई यानी कि 9 दिसंबर 1946 को, उस दिन वरिष्ठतम सदस्यता के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अर्थात टेम्पररी मेंबर के रूप में चुना गया। प्रथम बैठक के दिन 211 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। लेकिन जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को, उस दिन संविधान पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे और उनमें से महिलाओं की संख्या 15 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? तो आंसर है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। जो हमारे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, इन्होंने भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखा है। वहीं आपसे कुछ अन्य प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि हमने बताया अभी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसे अपने हाथों से तैयार किया था और आचार्य नंदलाल बोस ने इसे शांति निकेतन के कलाकारों के साथ मिलकर अलंकृत किया था। यानी कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन देखते हो तो उसके चारों साइड में क्या हो रहा है? कुछ चित्रकारी हो रही है। वो किसने कराई थी? आचार्य नंदलाल बोस ने। किसके साथ मिलकर? शांति निकेतन के कलाकारों के साथ में मिलकर। ठीक है, इन दोनों बातों को आपको याद रखना है। अगर पूछा जाएगा कि हाथ से किसने लिखा, क्योंकि भारत का संविधान क्या है? हाथों से लिखा हुआ है, पेंसिल से लिखा हुआ है। कोई ऐसे ही नहीं है कि टाइपिंग कर दी उसकी। किसने की थी? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। लेकिन अगर पूछा जाए कि चारों तरफ जो कलाकारी हो रही है, चित्रकारी हो रही है, वो किसने कराई थी? आचार्य नंदलाल बोस ने। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखे। सबसे पहले घटी घटना से शुरू करके
सबसे अंत में घटी घटना तक। यानी कि यहाँ पर ये कुछ क्या है, इंसिडेंट है, यानी कि घटनाएं हैं जो किसी न किसी कालक्रम में घटी है। आपको एक सीक्वेंस में लगाना है कि कौन सी घटना किस दिन घटी है। तो देखो मैं इस क्वेश्चन का आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब बात कर लेते हैं कि यह घटना कब कब किस तरीके से घटी गई है। देखो ये जो उद्देश्य संकल्प है, जिसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के रूप में जाना जाता है, इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था और इसको 11 दिसंबर 1946 में संविधान सभा के सामने पेश किया गया था। फिर इस पर डिबेट हुई और पूरी की पूरी संविधान सभा ने इसको सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया था। नेक्स्ट, राष्ट्र ध्वज अंगीकृत होना। राष्ट्र ध्वज अंगीकृत हुआ 22 जुलाई 1947 को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है और काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी गई है कि राष्ट्र ध्वज कब अपनाया गया था। तो कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ। तो देखो संविधान जो हमारा अपनाया गया था वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। जब आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना अर्थात प्रियम्बल पढ़ोगे तो आपको उसमें सबसे नीचे की साइड में क्या मिलेगा, एक तारीख दिखाई मिलेगी यहाँ पर नीचे की साइड में। वो कौन सी है? 26 नवंबर 1949 है। और इसी दिन संविधान सभा के सदस्यों ने क्या किया था? हमारे भारतीय संविधान को अधिनियमित, स्वीकृत और अंगीकृत किया था। इतनी बातें आप ध्यान रखोगे। और इसी दिन क्या हुआ था? भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। लेकिन ये लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, जबकि लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, जन गण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ। तो देखो जो हमारा जन गण मन है, जिसको हम राष्ट्रगान के रूप में मानते हैं, ये कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। तो आपसे काफ़ी बार पूछा जाएगा कि जो हमारा नेशनल एंथम है वो क्या है? जन गण मन। और इसको कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। अगर यहीं पर आपसे पूछा जाता कि राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था, तो राष्ट्रीय गीत को भी सेम तारीख के दिन अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को ही। और जो राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम। वंदे मातरम, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, अगर इसी तारीख से रिलेटेड बात करें तो 24 जनवरी 1950 को ही जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसका अंतिम सेशन भी इसी दिन हुआ था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी भारत का प्रथम राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को ही चुना गया था। तो ध्यान रखना, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रपति, राष्ट्र है तीनों में, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रपति, इन तीनों को 24 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट किया गया था, अपनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट जो आपसे पूछा जाता है उद्देश्य संकल्प। ये जो उद्देश्य संकल्प है इसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 11 दिसंबर 1946 में पेश किया गया था। फिर इसको सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। भारत के संविधान को 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां थी? संविधान सभा में कुल मिलाकर 21 समितियां थी, जिनमें 13 छोटी समितियां थी और 8 बड़ी समिति थी। लेकिन 21 तो इनमें से कोई भी नहीं है, इसलिए क्या हुआ, ये क्वेश्चन गलत हुआ। अगर ये पूछता कि भाई छोटी समिति कितनी थी तो उनकी संख्या होती डी, यानी कि 13 समिति। और अगर पूछता बड़ी समिति कितनी थी तो वो होती कितनी? 8। और अगर पूछता कुल समितियां कितनी थी तो वो होता 21। मैं आपको इन सभी समितियों को भी दिखा देता हूं कि भारतीय संविधान में कौन कौन सी समिति थी। जैसे संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। इनमें से 8 बड़ी समितियां थी और अन्य छोटी समितियां थी। ये जो अन्य छोटी समिति थी इनकी संख्या थी 13। और ये 8 बड़ी समिति कौन सी थी तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे ये रही। ये कुल मिलाकर 8 बड़ी समितियां थी, जैसे संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप समिति, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत अक्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति। 6 नंबर की प्रक्रिया नियम समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 7वें नंबर की राज्यों के लिए समिति,
जवाहरलाल नेहरू थे इसके अध्यक्ष, और 8वें नंबर की संचालन समिति जिसके अध्यक्ष फिर से कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन 8 बड़ी समितियों के आपको अध्यक्ष भी याद रखने कि कौन कौन थे। जैसे एक था प्रारूप समिति, इसमें कुल मिलाकर 7 सदस्य थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि ये कुल मिलाकर 8 बड़ी समितियां थी। और जो नेक्स्ट 13 छोटी समितियां थी उनकी संख्या रही ये। तो इस प्रकार कुल मिलाकर आप देख सकते हो कि भारतीय संविधान में कुल मिलाकर 21 समितियां थी, जिनमें 13 छोटी समिति और 8 बड़ी समिति। लेकिन इस क्वेश्चन में बड़ी छोटी या कुल कुछ पूछा ही नहीं है, और अगर कुल पूछता तो 21 ऑप्शन देता, तो इसमें वो है नहीं। तो हम अलग से एक ई ऑप्शन भी जोड़ सकते हैं कि भाई ई ऑप्शन होता तो इसका आंसर क्या होता, 21। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 5। 9 दिसंबर 1940 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई थी, जिसे अब कहा जाता है। तो देखो 9 दिसंबर 1940 को नई दिल्ली में संविधान सभा की बैठक हुई थी, और ये जो बैठक हुई थी दिल्ली के अंतर्गत संसद भवन में हुई थी, और संसद भवन के भी केंद्रीय कक्ष जो सेंट्रल हॉल था उसके अंतर्गत संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। आपसे कभी कभी ये भी पूछा जाएगा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को। इस सभा में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो आंसर होगा 211। पूछा जाएगा क्या मुस्लिम लीग ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो आंसर होगा नहीं, मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया था, विरोध किया था। जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी उसमें अध्यक्ष किसको चुना गया था, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे इनको अस्थायी यानी कि टेम्परेरी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। लेकिन ठीक 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया, परमानेंट अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, और इनको निर्विरोध चुना गया था। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। इस संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष भी थे, एक वीटी कृष्णमाचारी और दूसरा एचसी मुखर्जी। ये दोनों भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया था, तो आंसर है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है ये 1947 में आया था, और इसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक दर्जा दिया था। और अगर मैं इसके एग्जैक्ट डेट की बात करूं तो ये 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की पार्लियामेंट में पेश किया गया था, जिसको 18 जुलाई 1947 को राजशाही स्वीकृति प्राप्त हुई थी। लेकिन ये लागू हुआ था 15 अगस्त 1947 को। जब यह लागू हुआ तो यहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट की संप्रभुता समाप्त हो गई थी, और भारत जिसको हम अखंड भारत कहते थे वह 2 राष्ट्रों में टूट गया था। ये दोनों राष्ट्र फ्रीडम थे और सॉवरेन थे, यानी कि स्वतंत्र और संप्रभु 2 राष्ट्रों में टूट गया था। हालांकि ये उस समय पर डोमिनियन की तरह कार्य कर रहे थे, जिनके नाम थे इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, इतनी बातें आपको इससे याद रखनी है। नेक्स्ट बात आपको याद रखनी है कि ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था इसके थ्रू ब्रिटिश रूल तो भारत में समाप्त हो ही गया था, साथ ही साथ जो वायसराय का पद था उसको भी समाप्त कर दिया था, और भारत सचिव के पद को भी समाप्त कर दिया था। तो एक तो ब्रिटिश रूल समाप्त हुआ, दूसरा वायसराय का पद समाप्त किया गया, और तीसरा भारत सचिव का पद भी जो ब्रिटेन में था उसको समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट, जो भारत में देसी रियासतें थी जिनको भारतीय रियासतें कहते थे उनको 3 ऑफर दिए गए, या तो वो इंडियन डोमिनियन में शामिल हो जाए, या फिर पाक डोमिनियन में शामिल हो जाए, या फिर वो खुद को क्या रख सकते हैं, स्वतंत्र रख सकते हैं। ऐसी फ्रीडम दी गई थी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा भारतीय रियासतों को। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था, तो इसके बारे में हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था, और 24 जनवरी 1950 से रिलेटेड काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई थी। जैसे एक तो हमने क्या किया था, नेशनल सॉन्ग जो कि हमारा वंदे मातरम है। दूसरा जो हमारा नेशनल एंथम है जिसको जन गण मन के नाम से जानते हैं, इन दोनों को भी हमारी संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को ही एक्सेप्ट किया था। और तीसरी बात, जो हमारे प्रेसिडेंट है, कौन थे प्रेसिडेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के
पहले राष्ट्रपति थे, उस दिन इनको भी चुना गया था। किस दिन? 24 जनवरी 1950 को। तो ये कुल मिलाकर 4 जानकारी आपको 24 जनवरी 1950 से याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 26 नवंबर 1949 के बारे में। ये जो 26 नवंबर 1949 है, इस दिन भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। और जो हमारी प्रस्तावना है, जिसको हम अंग्रेजी में प्रेम्बल कहते हैं, उसमें जब आप सबसे नीचे की साइड में देखोगे तो यहाँ पर 26 नवंबर 1949 की ही तारीख है। जैसे ये रही हमारे संविधान की प्रस्तावना, जब आप इसमें नीचे देखोगे तो तारीख है 26 नवंबर 1949। इसी 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया था। तो इतनी बातें भी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, प्रस्तावना से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं कि प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। उस समय पर मैडम इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने इसमें संशोधन करवाया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय पाया जाता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और 2 प्रकार की समता। कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो उसी ऑप्शन पर चलते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, लेकिन इस दिन भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेद लागू हुए थे, यानी कि 16 आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे। जबकि जो हमारा पूरा संविधान है, पूर्ण रूप से जो संविधान लागू हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इस दिन भारतीय संविधान के 395 आर्टिकल्स लागू हो गए थे। और इसीलिए 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे अर्थात गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? विधि दिवस या फिर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है? ऑप्शन ए, यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। देखो, जो भारतीय संविधान है वो पूरे विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है। ऑप्शन ए हो जाता है करेक्ट, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसके अंतर्गत 395 अनुच्छेद हैं, यानी कि आर्टिकल हैं, 22 भाग अर्थात 22 पार्ट हैं, और 12 अनुसूचियाँ यानी कि शेड्यूल हैं। इतनी सब चीज़ें होने के बावजूद ही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि विश्व में सबसे पहला जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस देश का था, तो आपका आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जो अमेरिका का संविधान है वह विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है, और ये लिखा गया था सन 1787 ईस्वी में। ठीक, और जो हमारा संविधान है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये कब लिखा गया था? ये हो गया था तैयार 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था, जबकि ये लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और इसीलिए 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे अर्थात गणतंत्र दिवस। ठीक, इतनी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बी, संसद संविधान को निरस्त कर सकती है। देखो, संविधान को भारत में कोई भी निरस्त नहीं कर सकता, इसलिए ये जो संसद वर्ड लिखा है यहाँ पर, ये गलत है, क्योंकि पार्लियामेंट को कोई भी ऐसी पावर नहीं दी गई कि वो संविधान को क्या कर सके? निरस्त कर सके। क्योंकि संविधान खुद ही पावर किसको देता है? पार्लियामेंट को देता है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। ठीक है, स्टेटमेंट सेकेंड क्या हो जाती है? रॉन्ग। नेक्स्ट स्टेटमेंट, यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। तो देखो, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि जो भारतीय संविधान है ना, ये संवैधानिक सर्वोच्चता प्रदान करता है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी नहीं देता। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी कहाँ पर है? ब्रिटेन के अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो संसदीय सर्वोच्चता है वो ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड के अंतर्गत पाई जाती है। हमारे यहाँ पर संवैधानिक सर्वोच्चता है, क्योंकि जो हमारे हिंदुस्तान की भूमि है उस पर जो सर्वोच्च कानून है वो क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। नो वन अबोव द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, डैश 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 ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर तथा शिक्षा के आधार पर मत अधिकार दिया गया।
तो देखो आपके सामने ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय कौंसिल अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858 और भारत सरकार अधिनियम 1919। तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919। जो भारत सरकार अधिनियम था, इसके द्वारा कुछ लोगों को जिनके पास संपत्ति थी, कर था और शिक्षा था, यानी कि जो लोग प्रॉपर्टी रखते थे, जो लोग टैक्स पे करते थे और जो लोग एजुकेटेड थे, इन लोगों को कुछ लिमिटेड कंडीशंस के साथ में राइट टू वोट दिया गया था। यानी कि राइट टू वोट किस कंडीशन के आधार पर दिया गया था कि जो लोग प्रॉपर्टी रखते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं और जो लोग एजुकेटेड है, उन्हीं को क्या दिया जाएगा, मत अधिकार दिया जाएगा। और ये किस में कहा गया था, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत। ये जो 1919 का अधिनियम है, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ये जो भारत शासन अधिनियम है 1919, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड ये जो हैं ये भारत के वॉयसराय थे। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। ये आया था कब, 1919 में, लेकिन ये लागू हुआ था 1921 ईस्वी में। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है। आपके सामने स्टेटमेंट फर्स्ट है, संविधान सभा का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य था। देखो तो ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत। क्यों? क्योंकि जो हमारी संविधान सभा थी ना, इसका एक काम तो था कि चलो संविधान तैयार करना है, लेकिन इसके अलावा भी अन्य कार्य थे जो हमारी संविधान सभा ने किए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते आप कि एकमात्र कार्य केवल संविधान का निर्माण करना था। जैसे आप पूछोगे कि फिर कौन कौन से कार्य थे, जैसे संविधान के निर्माण के अलावा इसने आम कानूनों को भी लागू किया और साथ ही साथ कुछ अन्य कार्य, जैसे मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन भी हमारी संविधान सभा ने ही किया था। नेक्स्ट, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को हमारी संविधान सभा ने अपनाया था। साथ ही साथ 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को भी हमारी संविधान सभा ने ही अपनाया था और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को भी हमारी संविधान सभा ने ही अपनाया था। और दोस्तों, आपको ये बात तो पता ही होगी कि जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसका नाम है जन गण मन। जन गण मन जो गाया था सबसे पहले, वो 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। यह कलकत्ता के अंतर्गत गाया गया था। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि कलकत्ता के अंतर्गत 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रीय गान को गाया गया था। और राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया था, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको लिखा गया था। और राष्ट्रीय गान गाए जाने की जो समय अवधि है 52 सेकंड है, जबकि राष्ट्रीय गीत को गाए जाने की जो समय अवधि है वो 65 सेकंड है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। और नेशनल सॉन्ग कौन सा है हमारा, वंदे मातरम। इसके अंतर्गत 5 स्टेंजा हैं और इसको मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ इसको एक बात और ध्यान रखनी है, ये लिखा गया था किसमें, बंगाली लैंग्वेज में, लेकिन 1919 में इसका क्या किया गया था, इंग्लिश ट्रांसलेट किया गया था। यानी कि 1919 में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था और इसको मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत 5 स्टेंजा आते हैं और राष्ट्रगान को गाए जाने का टाइम कितना है, 52 सेकंड है। ये सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जो हमारी संविधान सभा है, जब ये संविधान का निर्माण करती थी तो उस समय पर इसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब इसका अन्य कार्य होता था, जैसे आम कानूनों को लागू करना, तो उस समय पर इसकी अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर। जो जीवी मावलंकर थे, ये हमारे प्रथम लोकसभा स्पीकर भी थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो इनकरेक्ट है, अर्थात गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, एक बार जब संविधान अस्तित्व में आ जाता है तो संविधान सभा भंग कर दी जाती है। तो देखो इस बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसकी लास्ट मीटिंग हुई थी 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को ही इन्होंने, जब संविधान सभा ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, कितने लोगों ने, 284 लोगों ने, उसी दिन क्या हुआ था, इस संविधान सभा को भंग कर दिया था। और ठीक इसके 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बी स्टेटमेंट है वो राइट है
और आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, यानी कि केवल स्टेटमेंट बी ही करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया और 16 मई 1940 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबली के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी कि जो सिंपल रिप्रेजेंटेशन ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होता है उसके द्वारा इसको अपनाया गया था। और उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, यानी कि इसमें बेसिकली ये पूछा है कि जो हमारी संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे उनका चुनाव प्रादेशिक असेंबली के लोगों ने किया था और जो चुनाव में पद्धति अपनाई गई थी वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली को अपनाया गया था। और उस समय पर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अर्थात संविधान सभा थी उसमें जो सदस्यों की संख्या चुनी गई थी वो चुनी गई थी 389। इसके बारे में हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी संविधान सभा में 389 सदस्य थे और एक सदस्य को यानी कि प्रत्येक एक मेंबर को कितने लाख लोगों पर चुना गया था, तो 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति को चुना गया था। तो इस प्रकार अगर आप देखो उस समय पर भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो 389 इंटू 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देना, ये भारत की उस समय पर एक एवरेज पॉपुलेशन निकल कर आ जाएगी कि उस समय पर भारतीय जनसंख्या इतनी थी। मतलब एग्जैक्ट नहीं आएगी, एक रफली आइडिया लग जाएगा आपको। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब ये जो 389 मेंबर थे इसके भी बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये जो 389 मेंबर थे इनको दो जगह पर कैटेगराइज किया गया था, 296 और 93। जो 93 मेंबर थे ये देसी रियासतों से और 296 आते थे ब्रिटिश प्रांत से। और 296 को भी दो जगह पर कैटेगराइज किया गया था, 292 आते थे 11 प्रांतों से और ये 11 प्रांत गवर्नर के प्रांत होते थे। और वहीं 4 आते थे मुख्य आयुक्त प्रांत से जो कि चीफ कमिश्नरी अक्षेत्र थे। तो ये कुल मिलाकर 296 बैठ जाते थे जो कि ब्रिटिश प्रांत से थे। ब्रिटिश प्रांत कहाँ कहाँ पर डिवाइड था, दो भागों में, एक तो गवर्नर का प्रांत, एक मुख्य आयुक्त के प्रांत। मुख्य आयुक्त के कितने प्रांत थे, 4, और 11 प्रांतों से कितने सदस्य चुने गए थे, 292। ये किसके थे, गवर्नर के। और 4 मुख्य आयुक्त के प्रांत कौन कौन से थे, एक था दिल्ली, दूसरा अजमेर, तीसरा मारवाड़ कुर्ग और चौथा ब्रिटिश बलूचिस्तान। और 93 कहाँ से थे, देसी रियासतों से। ये कितने हो गए कुल मिलाकर, 389। ठीक है, अब देखो जब ये सदस्य सारे के सारे चुने गए थे तो उस समय पर जब इलेक्शन हुआ था उस इलेक्शन में 208 सदस्य जीते थे कांग्रेस के, 73 सीट पर विजय हासिल की थी मुस्लिम लीग ने और 15 सीटों पर अन्य लोगों की विजय हुई थी। तो इस रिजल्ट से कहीं ना कहीं नाखुश थी मुस्लिम लीग, क्योंकि उन्हें पता था कि जो इंडिया है, इंडिया में डेमोक्रेसी को अपनाया जाएगा, यानी कि लोकतंत्र को अपनाया जाएगा और लोकतंत्र में इनका बोलबाला यहाँ पर चलने वाला है नहीं। इसलिए इन्होंने जब भारतीय संविधान सभा की प्रथम मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें इन्होंने विरोध किया था, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। और इन्होंने अलग से क्या कहा था, अपने लिए एक अलग से सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड की थी। उसके बाद आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पर अखंड भारत का बंटवारा हो गया था और जब जैसे ही बंटवारा हुआ तो ये जो 389 सीट्स थी ना, ये भी दो जगह पर डिवाइड हो गई। इनमें से 90 सीट भाग गई पाकिस्तान के अंतर्गत और भारत में रह गई फिर कितनी बची हुई, 299। तो ये भी बाइफर्केशन आपको याद रखना है कि 299 सीट्स बच गई थी भारत में जब भारत का विभाजन हो गया था, क्योंकि 90 सीट कहाँ चली गई थी, पाकिस्तान के अंतर्गत चली गई थी। अब देखो ये जो 90 सीट पाकिस्तान के अंतर्गत गई हैं, ये कुछ तो देसी रियासतों में से गई और कुछ ब्रिटिश प्रांत से गई। तो ब्रिटिश प्रांत से गई थी 67 सीट और देसी रियासतों से गई थी 23 सीट। ठीक है, अगर मैं इसको भी दो जगह पर डिवाइड करूं कि जो पाकिस्तान के अंतर्गत 90 सीट थी, 90 सीट में से ब्रिटिश प्रांत की थी 67 सीट और देसी रियासतों से आई थी यहां पर 23 सीट। अब जब देसी रियासतों से पाकिस्तान के अंतर्गत 23 सीट चली गई तो भारत में कितनी बची फिर, 70 सीट, क्योंकि कुल मिलाकर देसी रियासतों की कितनी सीट थी, 93 सीट, 23 चली गई पाकिस्तान में और 70 रह गई इंडिया में। ऐसे ही ये जो 296 सीट थी, 296 में से 229 रह गई कहां पर, भारत में, और 67 सीट कहां चली गई थी, पाकिस्तान के अंतर्गत चली गई थी। तो ये आपको क्लासिफिकेशंस याद रखना है कि किस तरीके से किस सीट का बंटवारा कहां कहां पर हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी, यानी कि 389। अब चलो जल्दी से रिकॉल करके बताओ कि
कि 292 सीट कहाँ से थी, तो आप बताओगे कि 292 सीट थी ब्रिटिश प्रांत से। और ये ब्रिटिश प्रांत कौन से थे, ये 11 प्रांत थे। किसके प्रांत थे, गवर्नर के थे। और 296 सीट कहाँ से थी, ये 296 तब हुई थी जब 292 में हम 4 सीट जोड़ देंगे। और ये 4 सीट कहाँ से थी, ये चीफ कमिश्नर यानी कि मुख्य आयुक्त के प्रांत थे। और ये मुख्य आयुक्त के प्रांत मिलाकर ही क्या हुए थे, 296 सीट हुई थी जो कि ब्रिटिश प्रांत थे। क्योंकि ये चीफ कमिश्नर के प्रांत भी किसके थे, ब्रिटिश प्रांत ही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से लेकर 1947 तक। फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने थे। तो देखो अभी हमने डिस्कस किया है कि जो गणेश वासुदेव मावलंकर अर्थात जीवी मावलंकर, ये क्या थे, हमारी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। और इन्होंने जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली संविधान का निर्माण कर रही थी तो उसके अलावा वो अन्य कार्य भी कर रही थी। तो जब आम कानूनों को लागू करने की बात होती थी तब उस समय पर अध्यक्षता कौन करते थे, वो जीवी मावलंकर अर्थात गणेश वासुदेव मावलंकर ही करते थे। और इनको केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था कब, 1946 से 1947 के बीच में। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। और गणेश वासुदेव मावलंकर जो कि भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे, ये रहे थे 1952 से 1956 तक। इनका कार्यकाल इतना ही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था। तो देखो जो भारत का प्रशासन मूल रूप से चलाया जाता था वो चलाया जाता था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी। जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, इसकी कुछ अन्य विशेषताएं भी देख लेते हैं कि जैसे इसके माध्यम से जो डायरकी सिस्टम था, इस डायरकी सिस्टम को प्रांतों से ख़त्म कर दिया था और इसको सेंटर स्तर पर लागू किया गया था। यानी कि डायरकी को प्रांतों से ख़त्म कर कर केंद्रीय स्तर पर लागू किया गया था। अब देखो जब यहाँ से डायरकी सिस्टम को ख़त्म किया था प्रांतों से, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रांतों में यहाँ पर क्या सिस्टम लागू किया गया था, बाई कैमरल यानी कि द्विसदनात्मक व्यवस्था को यहाँ पर लागू किया गया था। ठीक है, इतनी बातें आपको भारत शासन अधिनियम 1935 से याद रखनी है। साथ ही साथ आपको ये भी बातें याद रखनी है कि इस भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही भारत में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना की गई और भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना भी इसी के द्वारा की गई थी, संघीय न्यायपालिका। तो 4 क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा डायरकी का जो सिस्टम था उसको प्रांतों से खत्म कर कर केंद्रीय स्तर पर लागू किया गया था और प्रांतीय स्तर पर बाइकैमरल अर्थात द्विसदनात्मक व्यवस्था को शुरू किया गया था। इसके द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना भी 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। भारत के संविधान के कौन से भाग रूस से लिए गए हैं। ऑप्शन पी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन क्यू मौलिक अधिकार और ऑप्शन आर मौलिक दायित्व। तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई यानी कि पी और आर यानी कि पंचवर्षीय योजना और जो मौलिक दायित्व हैं अर्थात मौलिक दायित्व को क्या बोलते हैं, मौलिक कर्तव्य बोलते हैं, इन दोनों को ही रूस से लिया गया था। अब देखो ये मौलिक दायित्व क्या क्या हैं तो इनके बारे में देख लेते हैं। जो मौलिक दायित्व हैं इनको हम अंग्रेजी में फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं और इनको भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत रखा गया है। भाग 4A में इनको आर्टिकल 51A के अंतर्गत जगह दी गई है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी कभी आप कैपिटल में इस प्रकार से लेटर देखते हो तो इसका मतलब यह है कि वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैं बोलता हूं कि आपसे पूछा जाएगा राइट टू स्पीच यानी कि बोलने की स्वतंत्रता कहां पर है, तो आप कहोगे आर्टिकल 19 की क्लोज 1 की सब क्लोज ए के अंतर्गत है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये लेटर क्या है, छोटा है यानी कि छोटी ए है, तो इसका मतलब यह है कि ये पहले से ही क्या है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। लेकिन ये जो कैपिटल में देख रहे हो इसका मतलब होता है कि ये भारतीय संविधान जब बनाकर तैयार किया गया था उस समय पर हमारे संविधान में लिखे नहीं गए थे। इसका मतलब इनको बाद में संविधान में जोड़ा गया। अब याद करो जब भी कभी संविधान में कोई चीज़ जोड़ी जाती है या फिर हटाई जाती है तो उसके लिए क्या होता है, संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। तो जब फंडामेंटल ड्यूटीज
यानी कि मौलिक दायित्व या फिर मौलिक कर्तव्य या फिर मूल कर्तव्य, इनको जोड़ा गया तो भारतीय संविधान में 42वें नंबर का संविधान संशोधन करना पड़ा था। और ये हुआ था कब? 1976 में। और इसके माध्यम से हमारे संविधान में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। लेकिन वर्तमान में हमारे यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, यानी कि जो एक मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया था, इसको भी किसी न किसी संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया होगा। तो इसको जोड़ा था 86 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था वर्ष 2000 में, जिसके माध्यम से आज के समय पर वर्तमान में हमारे यहाँ पर जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनकी संख्या कितनी हो चुकी है? 11 हो चुकी है। तो इतनी बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब ये अमेंडमेंट हुआ, यानी कि 42वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ, ये किसकी सरकार ने किया था? तो ये क्या था? मैडम इंदिरा गांधी जी की सरकार ने किया था। और ये किसकी रिकमेंडेशन पर किया था? यानी कि पूछा जाएगा कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में जोड़े गए, इनको किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर जोड़ा गया था? तो उनको जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति, SSS के नाम से भी आप इसको याद रख सकते हो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पर हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1976 में भाग 4A के अंतर्गत अनुच्छेद 51A में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो चुकी है? 11 हो चुकी है। जो 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य जोड़ा वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2000 में जोड़ा गया था। और ये कौन से नंबर का था? मतलब कि ये क्या था? इसके अंतर्गत बताया गया था कि जो भी बच्चा 6 से 14 वर्ष तक की आयु का होगा, प्रत्येक पेरेंट्स और जो उनके गार्जियन होंगे उन दोनों की क्या होगी? ड्यूटी होगी कि वो क्या करें? अपने बच्चों को क्या कराएं? शिक्षा उपलब्ध कराने की कोशिश करें। ये क्या डाल दी? ड्यूटी डाल दी किसके ऊपर? पेरेंट्स के ऊपर और गार्जियन के ऊपर। और एज का क्राइटेरिया क्या रख दिया? 6 से 14 वर्ष तक की आयु का। लेकिन इसको आप इस बात से कंफ्यूजन मत करना। एक आप पढ़ोगे आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अब देखो यहां पर भी आप देखोगे कैपिटल A, इसका मतलब इसको भी संविधान में जोड़ा गया। तो देखो एजुकेशन से रिलेटेड जब भी कभी कोई कुछ भी पूछा जाएगा ना संशोधन, तो लिखना 86वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 2002। इसको भी कब जोड़ा गया? 86 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा वर्ष 2002 में जोड़ा गया था। कहां पर? 21 के अंतर्गत 21A में। और ये क्या है? शिक्षा का अधिकार है। इसमें भी जो बच्चों का क्राइटेरिया है एज का, वो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के लिए है। लेकिन इसमें कहा गया है कि राज्य सभी बच्चों को जो भी 6 से 14 वर्ष तक की आयु के होंगे उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का ड्यूटी किसकी है? राज्य की है, यानी कि ड्यूटी की है, राज्य की है, यानी कि स्टेट की है। और क्राइटेरिया क्या है? 6 से 14 वर्ष तक की आयु का। और 21A में क्या बना दिया? ये हमारा क्या बना दिया? फंडामेंटल राइट बना दिया। अब फंडामेंटल राइट बन गया राइट टू एजुकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके इस अधिकार का हनन होता है तो आप हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हो। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन्हें लागू करने के लिए क्या करेंगे? आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट क्या करेगा? रिट जारी कर आपके अधिकारों को संरक्षित करेगा। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है कि ये हमने कहां से लिए थे? रूस से लिया था। क्या? मौलिक दायित्व, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट। अगर ऑप्शन में रूस ना आए तो क्या आ सकता है? USSR आ सकता है। और इसकी फुल फॉर्म होती है USSR की, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये क्या था? देखो ये था एक 15 कंट्रियों का एक समूह था। इसमें क्या हुआ? ये 1921 में बना था, 22 में बना था और 1991 में ये ब्रेक हो गया। अब देखो जब ब्रेक हो जाने के बाद इसमें जो सबसे बड़ी कंट्री बची वो बची रूस। इसलिए हम यहाँ पर क्या प्रायोरिटी देते हैं? सबसे ज़्यादा रूस को देते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर रूस और USSR कुछ भी आ सकता है। रूस को अंग्रेजी में रसिया भी लिख देते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो पंचवर्षीय योजना है, देखो पंचवर्षीय योजना का कंसेप्ट भी हमने कहाँ से लिया था? रूस से लिया था। क्योंकि पूरे विश्व में सबसे पहले 1928 में रसिया ने ही अपने यहाँ पर पंचवर्षीय योजना का सिद्धांत अपनाया था। ठीक है, और रसिया कैसा कंट्री है? तो रसिया एक सोशलिस्ट कंट्री है, यानी कि समाजवाद की बात करने वाला एक देश है। और ध्यान रखना कि 1990 तक हमने भी क्या अपनाया? हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो समाजवाद की ओर ही थी। लेकिन 1991 के बाद से हमारी जो इकोनॉमी हो गई वो मिक्स्ड इकोनॉमी हो गई, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के सिद्धांत पर चलने लगी। इसलिए आपने देखा भी होगा कि जब 1990 में हमारे यहाँ पर, यानी कि 1990 में जब हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, उस समय पर एक
जो हमारे प्रधानमंत्री थे उनका नाम था पीवी नरसिम्हा राव, और उस समय पर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे यानी कि जो वित्त मंत्री थे उनका नाम था मनमोहन सिंह MMS। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जब 1990 में हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, उस समय पर जितना भी हमारा जो फॉरेन रिजर्व था यानी कि विदेशी भंडार था वो लगातार कम होता जा रहा था, जिस कारण हमारे यहाँ पर संपूर्ण भारत में एक मुश्किल की घड़ी आ चुकी थी। और इस समय पर जो मनमोहन सिंह जी हैं उन्होंने IMF के पास में गए और IMF ने भी इनको कुछ सुझाव दिए और इन्होंने क्या करा, अपने यहाँ पर मनमोहन राव कमेटी का गठन किया था। मनमोहन राव कमेटी क्यों बनी थी? देखो, मनमोहन से तो मतलब कि इनके नाम का था और राव था इनके नाम का, क्योंकि ये थे उस समय पर प्रधानमंत्री और ये मनमोहन सिंह जी थे उस समय पर वित्त मंत्री। तो इन्होंने मनमोहन राव कमेटी का गठन किया था, जिस कारण हम इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आ पाए थे और हमने अपने यहाँ पर क्या करा था, LPG मॉडल को अप्लाई किया था 1991 में, यानी कि 1991 में। और 1991 में ही क्या हो गया था, रसिया ब्रेक हो गया था, सॉरी USSR ब्रेक हो चुका था। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। और ध्यान रखना, ये जो LPG मॉडल 1991 में अपनाया था, L का मतलब था लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन और G फॉर ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारवादी, मतलब जैसे कि हमारे यहाँ पर जो पहले लाइसेंस प्रोवाइड कराने वाली कंपनीज होती थी, यानी कि लाइसेंस पॉलिसी सिस्टम जो हमारे यहाँ पर था वो बहुत ही टफ था, डिफिकल्ट था। हमने उसको क्या करा, ईजी बनाया। ईजी इसलिए बनाया ताकि हमारे यहाँ पर क्या हो सके, कंपटीशन इंक्रीज हो सके। जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी हमारी वो क्या कर सके, प्राइवेट कंपनीज के साथ में क्या कर सके, कंपटीशन कर सकें, ताकि जो सामान की बेहतरी होगी यानी कि उसमें क्या होगी, सामान में गुणवत्ता बढ़ेगी। इस कारण हमने उसको क्या करा, उदार करा, लिबरल किया। साथ ही साथ जो P था, P का मतलब था प्राइवेटाइजेशन, जैसे कि जो गवर्नमेंट कंपनीज थी उसको क्या करा, प्राइवेट कंपनीज में चेंज करना शुरू कर दिया, प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तीसरा जो ग्लोबलाइजेशन था यानी कि वैश्वीकरण की जो व्यवस्था अपनाई थी, इससे क्या होगा, जो हमारे देश की इकोनॉमी थी, हमारे देश की इकोनॉमी क्या होगी, अब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या होगा, बाहर से इन्वेस्ट होगा यानी कि इंपोर्ट होगा और एक्सपोर्ट होगा, ताकि हम क्या कर सकें, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ में जुड़ सकें। इसलिए 1991 में क्या था, LPG मॉडल लाया था हमने। बाद से जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब जो इकोनॉमी थी वो मिक्स्ड इकोनॉमी के रूप में बदल चुकी थी कंप्लीटली। ठीक है, इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। हालांकि आज हम डिस्कस कर रहे हैं राजनीतिक व्यवस्था को, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में भी याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं मौलिक अधिकार। ये भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत डिफाइन किए गए हैं। इनको 12 से लेकर 35 तक डिफाइन किया गया है, यानी कि भाग 3 में 12 से 35 तक अनुच्छेद आते हैं और भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकारों का घोषणा पत्र। जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो इसको कंप्लीटली डिटेल में जानेंगे कि ये क्या होता है। अब देखो, ये जो पंचवर्षीय योजना है ना, इनसे एक क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है जो पूछा जाता है कि जो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो आंसर होगा 5th पंचवर्षीय योजना, यानी कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसके अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपको इसकी PDF चाहिए लेक्चर की तो आपको टेलीग्राम में जाकर टाइप करना है GS एरा और वहां पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को कलाकारों के द्वारा निखारा और सजाया गया था। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि शांति निकेतन के जो कलाकार थे उनके साथ में मिलकर भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को। नेक्स्ट, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा भारतीय संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था? तो देखो, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी चीज़ें संविधान सभा के बारे में, इसको भी देख लेते हैं। इसने राष्ट्रमंडल में भारतीय सदस्यता का अनुमोदन किया था। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। हमने देखा कि मई 1949 में जो हमारी संविधान सभा थी उसने क्या करा, राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया था। नेक्स्ट, इसने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया। ये भी हमने देख लिया कि जो 24 जनवरी थी, 24 जनवरी 1950 को जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत इन दोनों को अंगीकृत किया था। ठीक है, यानी कि A भी सही है और B भी सही है। और 24 जनवरी को और क्या हुआ था, राष्ट्रपति को चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और इसी दिन भारतीय संविधान सभा का अंतिम सत्र भी हुआ था और इसी दिन 284 लोगों ने क्या किए थे, सिग्नेचर किए थे, जिसमें 15 महिलाओं की संख्या थी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन C, इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना था।
देखो ये स्टेटमेंट है गलत। क्यों? क्योंकि देखो जो हमारा देश है, हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है, यानी कि लोकतंत्र है। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति जो भी 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है और उसका नाम इलेक्टोरल रोल, यानी कि जो हमारे यहाँ पर निर्वाचक मंडल की जो लिस्ट होती है, अगर उसमें उसका नाम रजिस्टर्ड है तो उसके पास में क्या होता है, राइट टू वोट होता है, यानी कि वोट डालने का अधिकार होता है, राइट टू वोट। और ये कहाँ पर लिखा गया है? आर्टिकल 326 के अंतर्गत। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे प्रधानमंत्री को चुना गया तो क्या हुआ, लोकसभा के इलेक्शन हुए, और लोकसभा के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? भारत की जनता। तो भारत की जनता ने इनको जवाहरलाल नेहरू जी को चुना था, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, और इसीलिए आंसर भी क्या हुआ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया था। देखो जो हमारी संविधान सभा है, इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया था। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। और राइट टू वोट कहां पर है? 326 आर्टिकल में। तो देखो इस वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं, क्योंकि लेक्चर की ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा हो रही है। आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। तो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS एरा।